चंदापुर गांव में सीमा नाम की एक औरत रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो घर चलाने के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर बेचा करती थी। एक दिन सीमा जंगल में लकड़ी काट रही थी, तभी उसे किसी के बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सीमा इधर उधर देखती है। तभी वो देखती है कि एक पेड़ के पास प्यारी सी बच्ची जोर जोर से रो रही है। सीमा उस बच्ची को गोद में उठा लेती है। अरे रोते नहीं बेटा, चुप हो जाओ। कितनी मासूम और प्यारी बच्ची है। आखिर सुनसान जंगल में इस बच्ची को कौन छोड़ कर गया होगा। बेटा चुप हो जाओ, अब मैं आ गई हूँ ना। आज से तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी बेटी बनकर। सीमा उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आती है और बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगती है। सीमा उस बच्ची का नाम ममता रखती है। सीमा ममता को कभी ये एहसास नहीं होने देती कि वो उसकी असली माँ नहीं है। वो ममता की हर खुशी का अच्छे से ख्याल रखती थी और उसका दाखिला भी शहर के अच्छे स्कूल में करवा रखी थी। ममता पढ़ने में काफी होनहार थी। एक दिन स्कूल में सभी टीचर बच्चों से कहते हैं, बच्चों आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे स्कूल में बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला है और जो भी बच्चा इस फैशन शो को जीतेगा उसे पूरे 1 लाख रुपए इनाम में मिलेंगे और उसे स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। तो बच्चों आप सभी इस शो के लिए तैयार हो ना? यस टीचर। इतना बोलकर टीचर वहाँ से चली जाती है। टीचर के जाते ही सभी लड़कियाँ आपस में बातें करने लगती है कि वो इस फैशन कंपटीशन में क्या पहनने वाली है। मैं तो अपना जयपुरी लहंगा पहनूंगी। हाँ मैं तो गाउन पहनूंगी। सभी बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। वही ममता चुपचाप कोने में उदास बैठी थी। तभी स्कूल की एक बहुत ही घमंडी लड़की रिया उससे कहती है क्या हुआ ममता, तू इस फैशन कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रही है क्या? वैसे तुम हिस्सा ले भी कैसे सकती हो? भला तुम्हारी वो गरीब बूढ़ी माँ तुम्हें फैशन शो में पहनने के लिए कपड़े कहाँ से दिलाएगी? है ना दोस्तों। इतना बोलकर रिया के साथ क्लास की बाकी की सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती है और सभी ममता को गरीब गरीब कहकर चिढ़ाने लगती है। ये देखकर ममता बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। चुप हो जाओ तुम सब। मेरी माँ गरीब जरूर है लेकिन वो मेरे लिए दुनिया की सबसे अमीर माँ है और देखना मैं इस फैशन शो में जरूर हिस्सा लूंगी और इस फैशन शो को जीतूंगी भी, समझे? इतना बोलकर ममता अपने घर आ जाती है और गुस्से से मुंह लटका कर बैठ जाती है। तभी सीमा खांसते हुए जंगल से लाई हुई लकड़ियां काट रही होती है। क्या हुआ मेरी रानी बेटी को? आज ये चांद सा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? माँ हम इतने गरीब क्यों हैं माँ? हम बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं हैं? मेरी वजह से आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी हम सुकून से बाकी लोगों की तरह नहीं जी सकते। आखिर क्या बात है बेटा, आज अचानक तुम ये सब क्यों बोल रही हो? माँ अब मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ और मुझे सब समझ में आता है। आप मुझे पढ़ाने लिखाने और मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करती हो और एक मैं हूँ बिना कुछ किए ही हर वक्त बस आपसे अपनी चीजों की फरमाइश करती रहती हूँ और आज भी वही करने वाली थी। कुछ दिन बाद स्कूल में फैशन शो है लेकिन माँ अब मैं समझ गई हूँ ये सारी चीज हम गरीब लोगों के लिए नहीं है। मैं उस फैशन शो में हिस्सा नहीं लूंगी माँ। बेटा मैंने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं लेकिन मैं नहीं चाहती तुम्हारी जिंदगी भी मेरी तरह दुखों से भरी हो। मैं चाहती हूँ तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा मुकाम हासिल करो। मैं ये लकड़ियाँ लेकर बाजार जा रही हूँ। आते वक्त तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा गाउन ले आऊंगी। ठीक है बेटा। माँ आप ठीक तो हो ना माँ? तभी सीमा अचानक से वहीं बेहोश हो जाती है। ममता दौड़कर पास के डॉक्टर को बुला लाती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ममता से कहते हैं, देखो बेटा तुम्हारी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। लगता है इनकी तबीयत काफी दिनों से खराब थी लेकिन इन्होंने अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दिया। अभी तो मैं इन्हें दवाई दे रहा हूँ लेकिन इन्हें जल्दी ही इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा वरना इनकी जान भी जा सकती है। ये सब सुनकर ममता बहुत ही दुखी हो जाती है। बड़े हॉस्पिटल में तो बहुत ही खर्चा आएगा, आखिर मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी?
अगर मैं उस फैशन कंपटीशन को जीत जाती हूँ तो वो 1 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे। फिर उन पैसों से मैं माँ का अच्छे से इलाज करवा सकती हूँ। लेकिन मेरे पास तो उस शो में पहनने के लिए एक भी अच्छे कपड़े नहीं हैं। तभी ममता की नजर अपनी माँ की एक पुरानी साड़ी पर जाती है। हाँ, मैं इस साड़ी से कोई अच्छा सा गाउन बनाने की कोशिश करती हूँ। ये सोचकर ममता अपनी माँ की साड़ी को अच्छे से काट कर एक बहुत ही खूबसूरत गाउन तैयार कर लेती है। गाउन देखकर तो उसे भी यकीन नहीं होता कि ये गाउन उसी ने बनाया है। गाउन बहुत ही अच्छा था। अगले ही दिन स्कूल में कंपटीशन शो था। सभी लड़कियां अच्छे से महंगे महंगे कपड़े पहनकर उस कंपटीशन में हिस्सा लेती है। ममता खुद से जो गाउन बनाई थी वो उसी को पहन कर आती है। ममता सुंदर तो थी, यूनिक और सिंपल सी ड्रेस उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहे थे। एक एक करके सभी लड़कियां उसमें भाग लेती गई। लेकिन जब ममता स्टेज पर आती है तो सबकी नजर ममता पर ही होती है। अपने क्यूटनेस और सिंपलिसिटी से ममता सबका दिल जीत लेती है और लास्ट में ममता ही उस कंपटीशन को जीतती है और उसे 1 लाख रुपए मिल जाते हैं और वो अपनी माँ का बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। अब तो गांव की हर लड़कियां ममता से ही अपना ड्रेस बनवाने लगती है। अब ममता पढ़ाई के साथ साथ अपना खुद का एक बुटीक भी खोल लेती है। बेटा, तुमने ये सिलाई करना कब सीखा? पता नहीं माँ, बस मैंने पहली बार ही कोशिश की और ये इतना अच्छा बन गया। मुझे तो खुद भी यकीन नहीं होता कि ये मैंने बनाया है। ममता बेटा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुझ जैसी बेटी मिली है। लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है बेटा। कहाँ तुम इस गरीब दुखियारी के घर में आ गई हो? तुम्हें तो किसी राजकुमारी की तरह किसी महल में होना चाहिए था। ओफो माँ, ये आप क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? चलो अब आप आराम करो, मुझे अभी लहंगा सिलना है। इसी तरह दिन बीत रहा था। ममता अब 18 साल की हो गई थी और जल्दी ही उसका 18वां जन्मदिन आने वाला था। ममता अपने जन्मदिन में पहनने के लिए अपने हाथों से ही बहुत सुंदर गाउन सिलती है। सीमा भी अपनी बेटी के जन्मदिन का बहुत ही अच्छे से तैयारी करती है। घर को बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है। जिस दिन ममता का बर्थडे था उस दिन गांव की सभी लड़कियां ममता के घर आती है। ममता आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बेटा चलो अब चलकर केक काटो। ममता जैसे ही केक काटने वाली होती है तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है और ममता से कहती है, ममता बेटा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। बेटा मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। ये क्या मजाक है? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मेरी माँ तो मेरे साथ है, मेरी सीमा माँ। माँ आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये परी जी क्या बोल रही है माँ? बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुमसे झूठ कहा था। तू मेरी बेटी नहीं है। परी जी बिल्कुल सही कह रही है बेटी, यही तुम्हारी माँ है। और फिर सीमा ममता को सारी सच्चाई बताती है। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। सीमा मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखा, उसे कभी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ परीलोक लेकर जाऊँ। नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। आखिर कोई माँ अपने बच्चों को यूँ मरता हुआ छोड़कर नहीं जाता। मेरी माँ तो सिर्फ सीमा माँ ही है जिन्होंने मेरा हर सुख दुख में ख्याल रखा। माँ इनसे पूछो कि आखिर इनकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो मुझे जन्म देते ही जंगल में मरता हुआ छोड़कर चली गई। फिर आज एकदम से इनकी ममता कैसे जाग उठी जो मुझे लेने यहाँ आ गई। बेटा ये एक बहुत ही दुख भरी कहानी है। मेरी मजबूरी थी जो मुझे मेरे कलेजे के टुकड़े को खुद से अलग रखना पड़ा। मैंने पृथ्वी पर रहने वाले एक आम इंसान से शादी कर ली थी। लेकिन जब ये बात रानी परी को पता चली तो उन्होंने तुम्हारे पिताजी से मुझे अलग कर दिया। उस वक्त मैं माँ बनने वाली थी। मुझे श्राप दिया गया था कि मैं अपने पहले संतान को अगर अपने साथ रखूंगी तो वो मर जाएगी। 18 साल पूरा होने के बाद ही मैं उसे अपने पास रख सकती हूँ, तभी वो मुझे फिर से परीलोक में रहने की अनुमति देगी। इसलिए मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं मजबूर थी। अब मैं तुमसे और दिन अलग नहीं रह सकती। मेरे साथ चल बेटा। जाओ बेटी, अपनी माँ के पास वापस चले जाओ। जब तुम्हारा मन करे तुम मुझसे मिलने पृथ्वी लोक पर आ जाना। तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी बेटा। अब जाओ बेटी, हमेशा खुश रहना। ममता अपनी माँ की बात को मानकर परी के साथ परीलोक चली जाती है। मधुरिमा परी
अपनी बेटी ममता को लेकर परीलोक आ जाती है। तभी वहाँ पर रानी परी आती है और मधुरिमा परी से कहती है, मधुरिमा परी, तुम अपनी बेटी को पृथ्वी लोक से लेकर परीलोक आ तो गई हो, लेकिन ये मत समझो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम्हारी बेटी अभी भी बाकी परियों की तरह कोई जादू नहीं कर सकती है और ना ही तुम अपनी जादुई शक्तियों से उसकी कोई सहायता करोगी। उसे खुद से आम इंसानों की तरह ही इस परीलोक में मेहनत करके रहना होगा, समझ गई? इतना बोलकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। सोनाली बहुत ही अच्छा सिलाई जानती थी, इसलिए उसे परीलोक में कोई परेशानी नहीं होती है। वो परियों के लिए सुंदर सुंदर गाउन बनाकर अच्छे से अपना पालन पोषण कर रही थी, लेकिन वहाँ रहने वाली बाकी की परियां ममता को देखकर उसका खूब मजाक उड़ाती है। ये देखो, आखिर ये हमारी परीलोक की कैसी परी है? ना तो इसके पास हमारे जैसे पंख है और ना ही ये हमारी तरह कोई जादू कर सकती है। ये बस एक गरीब लहंगा सिलने वाली परी है। गरीब परी, गरीब परी। सभी परियां ममता को गरीब परी कहकर खूब चिढ़ाया करती है, लेकिन ममता वहाँ किसी भी परी से बिना झगड़ा किए चुपचाप अपना काम करती रहती है। ममता किसी से कुछ भी नहीं बोलती थी, न ही हंसती थी। वो हमेशा उदास बैठी रहती थी। अपनी बेटी की ये हालत देखकर मधुरिमा परी को बहुत ही बुरा लगता है कि आखिर उसकी बेटी एक परी होते हुए भी नौकरानी का काम कर रही है। उसे लोगों के कपड़े बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन वो उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन परिराज की सबसे शक्तिशाली अनुराधा परी परीलोक में आती है। उन्हें देखकर परीलोक की सभी परियां उनके स्वागत में खड़ी हो जाती है। यहाँ तक कि रानी परी भी उनके स्वागत में खड़ी होती है, क्योंकि पूरे परीलोक की सबसे शक्तिशाली रानी अनुराधा परी ही थी। परियों की महान देवी अनुराधा परी का हमारे परीलोक में स्वागत है। परी माँ, हमें याद कर लिया होता, हम खुद आपकी खातिरदारी में हाजिर हो जाते। यहाँ आने की कोई खास वजह? हाँ, मुझे अपने लिए एक लहंगा बनवाना है। मैंने सुना है पृथ्वी लोक से कोई परी यहाँ आई है जो इसी परीलोक की परी की बेटी है। वो बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती है। उसके सिले कपड़े पूरे परीलोक में बहुत ही चर्चे में है। बस मुझे उस लड़की से अपने लिए एक लहंगा बनवाना है। अगर मुझे वो लहंगा पसंद आ गया तो तुम सोच भी नहीं सकती हो, इसके बदले में तुम्हारे परीलोक को और भी ज्यादा शक्तिशाली शक्ति उपहार में दे सकती हूँ। ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें आपके लिए काम करने का मौका मिल रहा है। आप निश्चिंत रहिए रानी परी माँ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अनुराधा परी वहाँ से चली जाती है और रानी परी मधुरिमा और ममता परी को अपने पास बुलाती है और ममता से कहती है, ममता बेटा, ये हमारे परीलोक के आन बान का सवाल है। पहली बार रानी परी माँ ने हमसे कुछ मांगा है, हम उन्हें निराश नहीं कर सकते। बेटा, अगर तुम रानी परी माँ के लिए लहंगा बनाने में सफल रही तो मैं तुम्हारी माँ को माफ करके तुम्हें हमेशा के लिए अपना लूंगी और तुम्हारी सारी परी शक्तियाँ भी तुम्हें वापस दे दूंगी। आप निश्चिंत रहिए रानी परी, मुझे अपने आप को साबित करने का एक मौका मिला है। मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैं अपनी काबिलियत से अपनी माँ को पहले वाला सम्मान जरूर दिलाकर रहूंगी। इतना बोलकर ममता परी रानी परी के लिए लहंगा बनाने में लग जाती है। 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ममता एक बहुत ही सुंदर लहंगा बनाकर तैयार कर लेती है। जब अनुराधा परी लहंगा देखती है तो वो अचंभित रह जाती है। अद्भुत, मैंने आज तक ऐसा लहंगा कहीं नहीं देखा। बहुत खूब ममता बेटा। ममता, आज से तुम और तुम्हारी माँ हमारे साथ हमारे परीलोक में ही रहोगी और खास हमारे लिए काम करोगी। इतना बोलकर अनुराधा रानी परी ममता और उसकी माँ को सारी परी शक्तियाँ लौटा देती है और दोनों परी को लेकर अपने परीलोक में आ जाती है और वहाँ पर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी प्यार से रहने लगते हैं। सिंड्रेला परी का अंतिम संस्कार। बहुत समय पहले की बात है, धरती लोक से कुछ दूर एक परी लोक बसा हुआ था, जहाँ सिंड्रेला नाम की एक परी रहा करती थी। वो दिखने में अपने स्वभाव की तरह ही बहुत ज्यादा सुंदर थी और उन्हें अपने पूर्वजों द्वारा कई सारी शक्तियाँ प्रदान थी, जिस वजह से परीलोक की रानी माँ सिंड्रेला परी को बहुत जल्द ही रानी परी घोषित करने वाली थी। और उसी परीलोक के एक छोटे से हिस्से में माया नाम की एक दुष्ट जादूगरनी रहा करती थी। वो हमेशा से ही परीलोक पर राज करना चाहती थी, इसलिए वो एक दिन सोचती है, अगर मुझे इस परीलोक पर राज करना है
तो मुझे सबसे पहले सिंड्रेला परी को अपने रास्ते से हटाना होगा और उसकी शक्तियों को हासिल करना होगा, जिससे कि मैं पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी और फिर मैं बड़े ही आसानी से इस परीलोक पर राज कर पाऊंगी। और इसी तरह वहीं परीलोक की कुछ परियां सिंड्रेला परी से कहती है, सिंड्रेला परी, हमें आपको रानी परी के रूप में देखने में बहुत खुशी होगी और आप बहुत जल्द ही इस परीलोक की रानी परी घोषित कर दी जाओगी। इसलिए आज हम सब परियों ने मिलकर आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। आशा करती हूँ आपको हमारा सरप्राइज बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी परियों का ये प्यार और खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे आप सभी परियों ने इस परीलोक की रानी परी बनाने के बारे में सोचा, मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है और अब मुझे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। सिंड्रेला परी, आप सच में बहुत अच्छी हो, इसलिए हम लोग शुरू से ही आपको इस परीलोक की रानी परी के रूप में देखना चाहते थे और आज जब हमारा ये सपना पूरा होने जा रहा है तो हम लोग आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। इसलिए आप हमें ऐसा करने से मत रोकिए रानी परी, वरना हम परियों का दिल टूट जाएगा। अगर बात आप सबके दिल टूटने की है तो फिर ठीक है, मैं आप सबको नहीं रोकूंगी। और इसी तरह अगले दिन जादूगरनी माया एक बूढ़ी परी का रूप लेकर सिंड्रेला परी के पास आती है और मन ही मन सोचती है, मेरे पास ये सही मौका है इस सिंड्रेला परी को कैद करने का, लेकिन उससे पहले मुझे सिंड्रेला परी को यहाँ से कहीं दूर लेकर जाना होगा। इतना सोचकर वो बूढ़ी परी कहती है, सुनो बेटी, मुझे पहाड़ी के उस पार जाना है, लेकिन शाम होने वाली है और शाम होते ही मेरी आंखें धुंधली पड़ जाती है, तो क्या तुम पहाड़ी के उस पार जाने में मेरी मदद करोगी? क्यों नहीं दादी परी, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको पहाड़ी के उस पार छोड़ देती हूँ। सिंड्रेला परी उस बूढ़ी परी के साथ चली जाती है और शाम होने के बाद भी वो वापस नहीं आती है और यहाँ परीलोक के महल में हड़कंप मच जाता है और सभी परियों को सिंड्रेला परी की चिंता होने लगती है। पता नहीं है सिंड्रेला परी कहाँ चली गई, उन्होंने आज तक तो ऐसा कभी नहीं किया था। क्या किसी को सिंड्रेला परी के बारे में कुछ पता है कि वो कहाँ गई है? उसी समय वहाँ पर नैना परी आती है और कहती है, हाँ, मैंने कुछ देर पहले सिंड्रेला परी को एक बूढ़ी औरत के साथ पहाड़ी की तरफ जाते हुए देखा था, लेकिन उन्हें देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। क्या सिंड्रेला परी अकेले उस बूढ़ी औरत के साथ चली गई? अरे वो जल्द ही इस परीलोक की रानी परी के रूप में घोषित की जाने वाली है और ऐसे में उनकी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है, खासकर उस जादूगरनी माया से। इसलिए हमें इसी वक्त सिंड्रेला परी को ढूंढने के लिए जाना होगा। तुम सब चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो सारी परियां सिंड्रेला परी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। दूसरी तरफ वो बूढ़ी परी सिंड्रेला को बहुत दूर ले जाती है और वहाँ पर वो अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर सिंड्रेला परी कहती है, जादूगरनी माया, इसका मतलब ये सब तुम्हारी एक चाल थी, तुम मुझे धोखे से यहाँ लेकर आई हो। लेकिन अगर रानी परी को इस बारे में पता चला ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। अगर तुम जिंदा बचोगी तभी तो रानी परी को इस बारे में पता चलेगा ना, इसलिए आज मैं तुम्हारा अंत यहीं पर कर दूंगी, फिर तुम्हारी सारी शक्तियाँ मेरी हो जाएंगी। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा जादूगरनी माया, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। माना कि मुझे मेरी शक्तियाँ अच्छे कामों के लिए मिली है, लेकिन जब बात मेरे परीलोक के ऊपर आएगी तो मैं अपनी शक्तियों का तुम जैसी दुष्ट जादूगरनी को मारने के लिए इस्तेमाल जरूर करूंगी। सिंड्रेला परी के इतना कहते ही वहाँ पर उसी समय परीलोक की सारी परियां भी आ जाती है और वो कहती है, वहीं रुक जाओ जादूगरनी माया, अगर तुमने सिंड्रेला परी को कुछ भी किया तो हम सभी परियां मिलकर तुम्हें बंदी बना लेंगे, फिर तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगी। तुम सब परियां यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें क्या लगा तुम हमारे पीठ पीछे सिंड्रेला परी को अपने साथ ले जाओगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम लोग सिंड्रेला परी को कुछ भी नहीं होने देंगे। उन परियों की ऐसी बातें सुनकर जादूगरनी माया घबरा जाती है और कहती है, ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन मैं तुम सब परियों को सबक जरूर सिखाऊंगी। इतना कहकर वो जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है और सिंड्रेला परी बाकी की परियों के साथ वापस महल में आ जाती है, जहाँ रानी परी सिंड्रेला परी से कहती है,
मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप सब मिलकर सिंड्रेला परी की रक्षा कर रही हैं। लेकिन अब हमें पहले से भी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि 2 दिन बाद सिंड्रेला परी को इस परीलोक की रानी परी घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए तब तक तुम्हें बहुत ही संभल कर रहना होगा। जी रानी परी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। इतना कहकर सिंड्रेला परी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। तभी उसी रात जादूगरनी माया सिंड्रेला परी के कमरे में आती है और कहती है, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ आराम से सो जाओगी और मैं वहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी? नहीं, मैं अपने मकसद में कामयाब जरूर होऊंगी और मेरे पास यही सही मौका है तुम्हें यहाँ से ले जाने का। इतना कहकर जादूगरनी माया सिंड्रेला परी को अपने साथ अपनी काली गुफा में ले जाती है, जहाँ जादूगरनी माया की शक्तियाँ और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन उस गुफा में जाते ही सिंड्रेला परी की आंखें अपने आप खुल जाती है। वो कहती है, जादूगरनी माया, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो और तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? मैं इस परीलोक पर राज करने और शक्तिशाली बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, चाहे मुझे तुम्हारी जान ही क्यों न लेनी पड़े। इतना कहकर जादूगरनी माया सिंड्रेला परी को एक पिंजरे में कैद कर देती है, जिसके बाद सिंड्रेला परी 2 दिन तक उसी पिंजरे में कैद रहती है। और वहीं परीलोक में हर कोई चिंता में होता है कि आखिरकार सिंड्रेला परी गई कहाँ। जिसके बाद रानी परी महल की सभी परियों को सिंड्रेला परी को ढूंढने के लिए भेज देती है, लेकिन सिंड्रेला परी का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी रानी परी कहती है, सभी परियां मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने सिंड्रेला परी को हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन सिंड्रेला परी का कुछ भी पता नहीं चला। इसका मतलब जादूगरनी माया ने सिंड्रेला परी को अपनी काली गुफा में छुपा कर रखा है, जहाँ उस जादूगरनी की शक्तियाँ और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। इसलिए हम सबको वहाँ पर जाकर उस जादूगरनी का डटकर सामना करना होगा और सिंड्रेला परी को उसके कैद से आजाद करवाना होगा। रानी परी के इतना कहते ही सभी परियां एक साथ काली गुफा की ओर चल देती है और उसकी काली गुफा पर हमला करने लगती है। लेकिन फिर भी वो जादूगरनी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है और मजबूरन उन्हें काली गुफा के अंदर प्रवेश करना पड़ता है। और जैसे ही वो सभी परियां काली गुफा के अंदर प्रवेश करती है, वैसे ही जादूगरनी अपनी तमाम शक्तियों का इस्तेमाल करके उन सभी परियों को सिंड्रेला परी की तरह ही पिंजरे में कैद कर देती है। तभी रानी परी कहती है, जादूगरनी माया, ये तुम हमारे साथ बहुत गलत कर रही हो। तुम अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए सिंड्रेला परी को कैद कर सकती हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि सिंड्रेला परी के पास तुमसे भी ज्यादा शक्तियाँ हैं। इसलिए सिंड्रेला परी, दिखा दो इस दुष्ट जादूगरनी को शक्तियों का सही इस्तेमाल कहाँ और किस लिए किया जाता है। रानी परी के इतना कहते ही सिंड्रेला अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस पिंजरे से आजाद हो जाती है। तभी उसी समय जादूगरनी अपनी शक्तियों से सिंड्रेला परी के ऊपर प्रहार करती है, जिसकी वजह से सिंड्रेला परी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। लेकिन वो फिर भी अपनी पूरी कोशिश करके बाकी परियों को भी उस पिंजरे से आजाद करवा देती है। जिसके बाद वो जादूगरनी फिर से एक बार सिंड्रेला के ऊपर प्रहार करती है, जिसकी वजह से सिंड्रेला परी बहुत ही ज्यादा घायल और कमजोर हो जाती है। ये देखकर जादूगरनी माया बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी अचानक से सिंड्रेला परी अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके जादूगरनी के ऊपर वापस से प्रहार करती है, जिससे जादूगरनी वहीं पर जलकर भस्म हो जाती है। लेकिन जाते जाते जो जख्म जादूगरनी ने सिंड्रेला को दिए थे, उन जख्मों की वजह से सिंड्रेला की भी मृत्यु हो जाती है। और ये देखकर पूरे परीलोक में मातम छा जाता है। तभी रानी परी कहती है, आज सिंड्रेला परी ने अपनी जान पर खेलकर हम सभी परियों की जान बचाई है। तुम सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी सिंड्रेला परी, और हम तुम्हारा ये बलिदान कभी नहीं भूलेंगे। इतना कहकर सभी परियां मिलकर सिंड्रेला परी का अंतिम संस्कार करती है और फिर सभी लोग हंसी खुशी एक बार फिर से परीलोक में रहने लगती